Hello, this is Priyanka Sharma. I welcome you all on the digital platform of Achievers Academy. प्रोनाउन की सीरीज हमारी चल रही थी। अब तक मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया है प्रोनाउन के बारे में कि प्रोनाउन के सब्जेक्टिव केस क्या होते हैं, प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं और प्रोनाउन से रिलेटेड जो डिफरेंट ग्रामेटिकल रूल्स हैं वो भी हमने सारे इसमें स्टडी कर लिए हैं। और कल की क्लास में भी जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें भी मैंने आपको काफ़ी कुछ बताया था रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में। तो नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग। आपको देखिए, आपका जो प्रोनाउन था आपको आपको पोजीशन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रिलेटिव प्रोनाउन की पोजीशन क्या रहनी चाहिए, आपको मैंने बताया था। जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है, रिलेटिव प्रोनाउन को हमेशा उस नाउन के पास में लगाना है जिसको वो मॉडिफाई कर रहा है, जिसके लिए वो यूज किया जा रहा है। क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है वो हमेशा अपने एंटीसीडेंट से बिलोंग करता है, हमेशा अपने एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग ही आगे वाली वर्ब को भी सेटिस्फाई करता है। इससे रिलेटेड मैंने कुछ आपको एग्जांपल्स बताए कि हु की पोजीशन क्या होनी चाहिए, विच की पोजीशन क्या होनी चाहिए। तो ये चीजें हम डिस्कस कर चुके थे। रिलेटिव प्रोनाउन की जो आपकी सीरीज के अंदर आपका अब जो नेक्स्ट आएगा वो होगा रिलेटिव प्रोनाउन विच। बहुत सारे रिलेटिव प्रोनाउंस के कई टाइप्स होते हैं, जैसे हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, विच एक रिलेटिव प्रोनाउन है, होम भी एक रिलेटिव प्रोनाउन है। कल वाली क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो हु होता है वो सब्जेक्टिव केस के लिए लिया जाता है और जो विच होता है जो विच होता है वो आपका नॉन लिविंग चीजों के लिए या फिर एनिमल्स के लिए यूज किया जाता है। होम जो होता है वो ऑब्जेक्टिव केसेस के लिए यूज किया जाता है। आपको मैंने बता रखा है ऑलरेडी। अपना अभी रिलेटिव प्रोनाउन चल रहा है। रिलेटिव प्रोनाउन कई तरीके के होते हैं। हु अपना ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, whom भी अपना ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। हु वी यूज हु फॉर पर्सन्स, फॉर ह्यूमन बींग्स, फॉर लिविंग बींग्स। जो सजीव हैं उनके लिए हु यूज किया जाता है। और होम जो है वो एक ऑब्जेक्टिव केस है। होम को हम ऑब्जेक्टिव केस के रूप में यूज करते हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं जो मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस क्लास के अंदर डिटेल में सारे बता दिए थे। अब हमारा जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो नेक्स्ट है विच। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द रिलेटिव प्रोनाउन विच। विच को कैसे यूज करा जाना चाहिए। अभी लास्ट क्लास में जब मैंने आपको हु समझाया था तो मैंने आपको बताया था हु पर्सन्स के लिए यूज किया जाता है, लेकिन जो विच है वो किन के लिए यूज किया जाता है। विच जो है वो यूज किया जाता है नॉन लिविंग चीजों के लिए, जानवरों के लिए, उनके लिए विच का यूज किया जाता है। उनके लिए हम हु यूज नहीं कर सकते। विच को हमेशा आप देख लीजिए, हमेशा इनको हम नॉन लिविंग चीज जानवरों के लिए ही यूज करते हैं। और क्योंकि विच भी क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है, इसी कारण से विच को भी आपको उस ही नाउन के पास में रखना है जिसको ये मॉडिफाई कर रहा है, जिसके लिए इसको यूज किया जा रहा है। पोजीशन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस में सारी चीजें मैंने आपको डिटेल में बता दी थी कि आप जो रिलेटिव प्रोनाउन है उसको कहीं पर भी नहीं रख सकते सेंटेंस में। आपको सिर्फ उसी के पास में, उसी नाउन के पास में रखना है इसको जिसको ये मॉडिफाई करता है। जो प्रीवियस क्लास थी उसमें मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स से इसको डिटेल में समझाया है कि कहाँ पर हु लगाना है और कहाँ पर आपको कहाँ क्या पोजीशन होनी चाहिए हु की और क्या पोजीशन होनी चाहिए होम की, और कहाँ पे हु यूज करना चाहिए और कहाँ पे होम यूज करना चाहिए। टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस विच। विच जो होता है वो चॉइस को दिखाता है, जैसे हु सिर्फ पर्सन्स को दिखाता है। इसके अलावा जो आपका होम होता है वो पर्सन्स के ऑब्जेक्टिव केसेस को दिखाता है। विच जो है वो आपका चॉइस को दिखाता है, इसके अलावा चॉइस को भी दिखाता है। इसके अलावा विच जो है वो नॉन लिविंग चीजों को भी बताता है। विच चॉइस को कैसे बताता है वो आगे वाली स्लाइड्स में मैं बताऊंगी। आपने देखा होगा जैसे जो डिफरेंट शोज होते हैं, जैसे केबीसी कौन बनेगा करोड़पति, उसमें भी क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वन द XYZ गेम और वॉट एवर। तो उसमें भी विच से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। जब भी चॉइस का क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, तो वो जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, MCQs होते हैं, वो हमेशा विच का यूज करके ही पूछे जाते हैं। तो विच के मैंने आपको दो यूज बताए। सबसे पहले तो विच जो है वो किन के लिए यूज किया जाता है, जो जानवर या नॉन लिविंग होते हैं। दूसरा, विच का जो यूज है वो चॉइस को दिखाने के लिए किया जाता है। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनकी हेल्प से हम ये सीखेंगे कि विच को और कैसे यूज किया जा सकता है सेंटेंसेस में। लुक एट द फर्स्ट सेंटेंस, द डिसीजन विच इज मेड इज मेड। द डिसीजन विच इज मेड इज मेड। नाउ इन दिस सेंटेंस यू कैन सी दैट वी हैव यूज्ड द वर्ड इज ट्वाइस। हमने इसमें इज को दो बार यूज करा है। क्यों? क्योंकि एक तो विच इज मेड ये क्लॉज है जो कि अलग है,
और एक ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है जो कि द डिसीजन इज मेड विच इज मेड, यानी कि वो डिसीजन बन गया जो एक बार बन गया, उसको अब दोबारा हम चेंज करेंगे। द डिसीजन इज मेड विच इज मेड। अब यहाँ पे जो विच है ये क्या है, यहाँ पे जो विच है ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है और ये अपने एंटीसीडेंट से बिलोंग करता है। इसका एंटीसीडेंट क्या है, इसका एंटीसीडेंट डिसीजन है। अगर हम डिसीजन शब्द की बात करें, हाँ तो पर्सन है, इसको इसको आप पर्सन नहीं ले सकते हैं, राइट, इट इज नॉट अ पर्सन। और जो भी नॉन लिविंग चीज होगी उसी के लिए तो विच यूज किया जाएगा। अगर यहाँ पे डिसीजन की जगह कोई पर्सन होता, कोई लिविंग बीइंग होता, तो वी वुड हैव यूज्ड हु हियर। बट डिसीजन कोई पर्सन नहीं होता है, तो इसलिए हम इसके लिए विच का यूज करेंगे। विच इज मेड जो है ये आपका पूरा एक तरीके का क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज है, जो विच से शुरू हो रहा है और विच यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन बन करके डिसीजन शब्द से बिलोंग कर रहा है। और आप फिर से यहाँ पर इसकी पोजीशन देख सकते हैं। विच की पोजीशन मैंने कहाँ रखी है, डिसीजन के पास में रखी है, क्योंकि डिसीजन शब्द के लिए ही विच का प्रयोग किया गया है, क्योंकि डिसीजन एक नॉन लिविंग है। तो पोजीशंस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन में ये चीज मैंने आपको डिटेल में बताई थी कि जो आपका जो भी रिलेटिव प्रोनाउन है उसे हमेशा आपको उसी नाउन के पास में रखना है जिसके लिए उसको यूज किया जा रहा है। विच को यहाँ पे डिसीजन के लिए यूज किया जा रहा है, इसलिए विच को डिसीजन के बिल्कुल पास में रखा गया है। ये ही सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट होगा। अगर आप विच की पोजीशन चेंज कर दोगे, इसको कहीं पर भी सेंटेंस में रख दोगे, तो दैट विल मेक योर सेंटेंस अ फॉल्टी वन। वो फॉल्टी सेंटेंस हो जाएगा, वो ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं। तो डिसीजन विच इज मेड का मतलब हुआ कि वो डिसीजन जो एक बार बन गया वो बन गया। और डिसीजन, सिंस डिसीजन इज नॉट अ पर्सन, वी आर यूजिंग विच फॉर दैट। ओके, नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट एग्जाम्पल। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द आइडिया विच इज प्रेजेंटेड इज वेरी इनोवेटिव। अब इस सेंटेंस में भी आप देखेंगे have used is twice in the sentence। एक आपका ये क्लॉज है which is presented, और एक आपका the idea is very innovative ये क्लॉज है। ठीक है, ये अलग है और ये अलग है ना। ये यहाँ पे जो which is presented है ये एक तरीके का क्लॉज हो गया जो कि the idea is very innovative मेन क्लॉज के साथ में जुड़ रहा है। अब यहाँ पे जो which is presented है, आप ये देखिए यहाँ पर हमने which का यूज क्यों किया है। We have used the word which here is because हमारा इसका एंटीसीडेंट क्या है, आइडिया है। और आपको पता है आइडिया इज नॉट अ पर्सन। आइडिया क्या होता है, आइडिया एक विचार है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, बट ये कोई किसी भी तरीके का कोई पर्सन नहीं है। अगर हम किसी लिविंग बीइंग की बात करते हैं तो हु का यूज करते हैं। अगर हम आइडिया के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करें तो आइडिया इज नॉट अ पर्सन, एंड सिंस इट इज नॉट अ पर्सन दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग विच फॉर इट। तो फिर से आपको मैं पूरा समराइज कर देती हूँ। You will use who for the persons, you will use whom for the objective cases of the persons, and you will use which for those that are non living। which आप उनके लिए यूज करोगे जो नॉन लिविंग। आइडिया यहाँ पे कोई लिविंग बीइंग सजीव, तो हमने आइडिया के लिए यहाँ पे विच किया है। और इसके पोजीशन को मैं फिर से एक बार क्लियर कर देती हूँ, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो विच है या कोई सा भी रिलेटिव, चाहे वो विच हो चाहे वो हु हो, कोई सा भी रिलेटिव प्रोनाउन हो, उसे सिर्फ उसी नाउन के पास में रखना है जिसके लिए उसको यूज किया जा रहा है। इन दिस सेंटेंस वी आर यूजिंग द वर्ड विच फॉर द आइडिया नाउन। इस सेंटेंस के अंदर जो विच है वो हम आइडिया के लिए यूज करें। कौन से नाउन के लिए यूज करें, आइडिया नाउन के लिए। तो यहाँ पे विच आइडिया के लिए यूज, इसलिए हम विच के पास में ही आइडिया। तो दिस इज द this is something that is related to the position relative pronoun। तो आई होप इट इज क्लियर। और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि हमने दो बार इज क्यों लगा है। एक इज जो है आपका इस क्लॉज का है और दूसरा इज जो है वो आपका इस मेन क्लॉज का है। द आइडिया इज वेरी इनोवेटिव विच इज प्रेजेंटेड। नाउ द थर्ड सेंटेंस, द सजेशन विच इज मेड इज वेरी हेल्पफुल। नाउ व्हाट इज हेल्पफुल। अगर ये जो आपका ये क्लॉज है, अगर हम इसे साइड में कर दें तो आपका जो मेन क्लॉज है वो ये बनेगा, द सजेशन इज वेरी हेल्पफुल। कौन सा सजेशन बहुत हेल्पफुल है, विच इज मेड। वो सजेशन बहुत हेल्पफुल है जो कि बनाया गया है, जिसे कि बनाया गया है, जिसे कि लिया गया, जिसे कि मतलब जो भी सजेशन जो दिया गया है वो बहुत हेल्पफुल है। तो विच इज मेड जो है एक तरीके का क्लॉज है जिसमें यहाँ पे जो विच है
ये आप इसको एक रिलेटिव प्रोनाउन कह सकते हैं। और यहाँ पे जो विच है ये रिलेट कर रहा है अपने एंटीसीडेंट से। मैंने आपको बताया था एंटीसीडेंट क्या होता है। एंटीसीडेंट वो होता है जो कि रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट बिफोर आता है, जस्ट पहले आता है। और रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है, अपने एंटीसीडेंट से ही रिलेट करता है। तो विच यहाँ पर सजेशन के लिए है, क्योंकि विच का जो एंटीसीडेंट है वो सजेशन है। और सजेशन एक लिविंग बीइंग, सजेशन इज नॉट अ पर्सन, सजेशन इज नॉट समथिंग दैट इज अ लिविंग, इट्स नॉट अ बीइंग, ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो एक तरह से इसको हम निर्जीवों के कॉन्टेक्स्ट में कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे सजेशन के साथ में विच का यूज किया गया है। सो द सजेशन विच इज मेड इज वेरी हेल्पफुल। एंड अगेन यू कैन सी द पोजीशन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन विच हेयर। विच को हमने बिल्कुल सजेशन के पास रखा है, क्योंकि विच यहाँ पे सजेशन के लिए यूज हुआ है। तो आपको रिलेटिव प्रोनाउन उसी नाउन के पास में रखना है जिसके लिए उसको यूज किया गया है। सो इन दीज 3 एग्जाम्पल आप देख सकते हो दैट व्हाट आर द रिलेटिव प्रोनाउन विच और इनकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, ये सारी चीजें आपको बता दी है। नेक्स्ट, वन मोर एग्जाम्पल इज द गिफ्ट विच वॉज गिवन बाय हिम वॉज वेरी यूजफुल। वो गिफ्ट जो उसके द्वारा दिया गया था वो बहुत ज्यादा यूजफुल था। नाउ इन दिस सेंटेंस ऑब्जर्व द वर्ड विच। ऑब्जर्व, इस विच वर्ड को देखिए आप। ये जो विच है ये किसके लिए यूज किया जा रहा है, गिफ्ट के लिए। गिफ्ट इज नॉट अ लिविंग बीइंग, गिफ्ट कोई सजीव, इट इज समथिंग दैट इज नॉन लिविंग, निर्जीव जिसको बोलते हैं। तो क्योंकि ये निर्जीव, तो हमने इसके लिए क्या यूज करा है, विच यूज करा है। तो आप इसकी पोजीशन देख सकते हो, विच को मैंने गिफ्ट के जस्ट पास में लगाया है, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन को आपको उस नाउन के पास ही लगाना होता है जिसके लिए उसको। द गिफ्ट विच वॉज गिवन बाय हिम वाज वेरी यूजफुल। ये जो सेंटेंस, ये पैसिव सेंटेंस है कि वो गिफ्ट जो उसके द्वारा दिया गया था वो बहुत यूजफुल था। जब प्रोनाउन की हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई थी उन और भी बताया था कि प्रेपोजिशन के बाद में हमेशा प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव केस का यूज करना चाहिए। नाउ लुक एट दिस सेंटेंस, नाउ लुक एट दिस सेंटेंस विच द गिफ्ट विच वाज गिवन बाय हिम। बाय हियर इज अ प्रेपोजिशन एंड आफ्टर दिस प्रेपोजिशन आई एम यूजिंग द ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन ही। आपको मैंने सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केसेस बताए थे। ही इज द सब्जेक्टिव केस, हिम इज द ऑब्जेक्टिव केस, they is the subjective case, them is the objective case, we is the subjective case, us is the objective case. So you will use the objective case of pronoun after a preposition, क्योंकि preposition का हमेशा एक object होता है। preposition can never be used without its object, and since prepositions are having objects always with them, that is why we use the objective form of pronoun always. So in this example we are using him here because in this example, we are using him here because by here is a preposition and after preposition we are always supposed to use some object for that preposition. इसलिए यहाँ पे प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया। सो दिस इज हाउ यहाँ पर ये पूरा सेंटेंस आपका बन गया। द गिफ्ट विच वॉज गिवन बाय हिम वॉज वेरी ब्यूटिफुल। यहाँ पर विच गिफ्ट के लिए। ओके, नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट सेंटेंस, जिसमें आप फिर से देखेंगे रिलेटिव प्रोनाउन विच को कैसे यूज किया जाता है। The next sentence is the restaurant which my friend recommended was very nice. The restaurant which my friend recommended was very nice. In this sentence, you can see I'm using which here for restaurant. और क्योंकि रेस्टोरेंट के लिए मैंने which को यूज करा है, इसलिए मैंने which की पोजीशन को रेस्टोरेंट के बिल्कुल पास में रखा है, ताकि इसकी पोजीशन सेटिस्फाई हो सके और उसमें किसी तरीके की ग्रामेटिकल मिस्टेक या ग्रामेटिकल एरर न आए। यहाँ पे देखिए द रेस्टोरेंट विच माई फ्रेंड रिकमेंडेड वॉज वेरी नाइस। अब यहाँ पे विच माई फ्रेंड रिकमेंडेड ये एक अलग क्लॉज है, ठीक है, जो कि विच से स्टार्ट हो रहा है। द रेस्टोरेंट वॉज वेरी नाइस ये एक अलग क्लॉज है जिसको आप मेन क्लॉज कह सकते हैं। तो which my friend recommended is a clause in which you can see I have used the word which for restaurant. Why I am using which here? क्योंकि यहाँ रेस्टोरेंट दे रखा है। रेस्टोरेंट कोई सजीव नहीं होता है, और जब कभी भी हमारे पास में कोई सजीव ना नाउन ना होकर के कोई निर्जीव यानी नॉन लिविंग होगा, तो वी विल यूज which for that. So the restaurant which my friend suggested or recommended was very nice. Okay. One more thing, यू कैन सी आई हैव यूज हियर वॉज, है ना। यहाँ वॉज किसके लिए आ रहा है, वॉज एक वर्ब है। और अगर कोई आपसे पूछे कि इस वॉज वर्ब का, ये वॉज वर्ब किसके लिए आ रही है, तो आप ये बताएंगे ये जो वॉज वर्ब है ये रेस्टोरेंट के लिए आ रही है।
द रेस्टोरेंट वॉज वेरी नाइस। विच रेस्टोरेंट? दैट माई फ्रेंड रिक्वेस्टेड, दैट माई फ्रेंड रिकमेंडेड। तो वॉज यहाँ पे रेस्टोरेंट के लिए आ रहा है, क्योंकि रेस्टोरेंट एक सिंगुलर नाउन है, इसीलिए हमने सिंगुलर वर्ब का यूज किया है। मतलब ये जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, समवेयर इट इज रिलेटेड टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ऑल्सो, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल है, इफ यू हैव अ सिंगुलर सब्जेक्ट योर वर्ब शुड बी सिंगुलर, एंड इफ यू हैव अ प्लूरल सब्जेक्ट योर वर्ब शुड ऑल्सो बी प्लूरल इन नेचर। इन दिस सेंटेंस यू कैन सी that my subject is the restaurant and the restaurant here एंड द रेस्टोरेंट हियर इज सिंगुलर, इसीलिए यहाँ पे सिंगुलर के लिए मैंने सिंगुलर वर्ब लगाई है। द रेस्टोरेंट विच माई फ्रेंड रिकमेंडेड वॉज वेरी नाइस। वॉज यहाँ पे रेस्टोरेंट के लिए, और विच भी यहाँ पे रेस्टोरेंट के लिए। विच यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा अपने एंटीसीडेंट से बिलोंग करता है, और हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन के आगे आने वाली जो वर्ब होती है वो उसके एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग ही यूज की जाती है। यहाँ पर आप देखिए एक चीज और मैं आपको बताती हूँ। क्या हमेशा क्या होता है, हमेशा क्या होता है कि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में जो वर्ब आती है, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में जो भी वर्ब आती है वो उसके एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग ही सेटिस्फाई की जाती है। अब यहाँ पे देखिए, द रेस्टोरेंट विच माई फ्रेंड रिकमेंडेड वॉज, वाई आई एम यूजिंग वॉज हियर। वैसे तो मैंने इसका आपको डिटेल में अभी अभी रीजन बताया, बट स्टिल वन मोर टाइम आई एम टेलिंग यू कि जो विच है इसका एंटीसीडेंट क्या है, रेस्टोरेंट है। आपको पता है रेस्टोरेंट तो क्या होता है, सिंगुलर होता है। क्योंकि ये सिंगुलर है इसलिए मेरी वर्ब भी यहाँ पे सिंगुलर है। तो यहाँ पर हमने ये कंक्लूड है कि रिलेटिव प्रोनाउन का जो एंटीसीडेंट होता है उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब सेटिस्फाई की जाती है रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में। यहाँ पे विच है, विच का एंटीसीडेंट रेस्टोरेंट है जो कि सिंगुलर है, इसीलिए हमने रिलेटिव प्रोनाउन की बाद की जो वर्ब सेटिस्फाई करी है वो सिंगुलर करी है, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो एंटीसीडेंट था वो भी सिंगुलर था। ऊपर वाले सेंटेंस में भी सेम चीज आप ऑब्जर्व कर सकते हो। ये रहा आपका रिलेटिव प्रोनाउन, और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले क्या आ रहा है, गिफ्ट आ रहा है। अब आप बताइए रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो आपका नाउन आ रहा है गिफ्ट, वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, वो सिंगुलर है। और क्योंकि सिंगुलर है इसीलिए रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाली वर्ब कैसी रहेगी, सिंगुलर होगी। तो इस तरह से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन का जो एंटीसीडेंट होता है उस एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग ही वर्ब को सेटिस्फाई किया जाता है। अगर एंटीसीडेंट इसका सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, और अगर इसका एंटीसीडेंट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। तो यहाँ पर इस बात को कंक्लूड कर दिया गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट वाले में देखिए, द फ्लावर्स विच ही गिफ्टेड वर वेरी ब्यूटिफुल। अब यहाँ पे विच क्या है, विच हियर अगेन अ रिलेटिव प्रोनाउन, और यहाँ पे जो रिलेटिव प्रोनाउन है ये मैंने किसके लिए यूज करा है, ये मैंने फ्लावर्स के लिए यूज करा है। आपको पता है फ्लावर्स जो है वो इंसान नहीं है, हु को हमेशा पर्सन्स के लिए यूज किया जाता है ना। मैं यहाँ पे हु यूज नहीं कर सकती थी, क्यों? क्योंकि फ्लावर्स जो होते हैं दे आर नॉट पर्सन्स, राइट। आई एम नॉट सेइंग दैट फ्लावर्स आर नॉन लिविंग थिंग, पता है दे ग्रो ऑन प्लांट्स एंड प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स एंड ऑल, बट रिमेंबर वन थिंग दैट वी यूज हु फॉर पर्सन्स ओनली, राइट। तो यहाँ पे देखिए फ्लावर्स के साथ में मैं हु यूज नहीं कर सकती थी, तो पर्सन्स के लिए यूज करा जाता है। तो ऑफकोर्स मेरे पास में क्या क्या रह जाएगा, उसके बाद में विच रह जाएगा। द फ्लावर्स विच ही गिफ्टेड were very beautiful. Now in this sentence you can see that which is a relative pronoun and flowers is the antecedent. अब यहाँ पे which relative pronoun का जो antecedent है flowers, ये singular है या plural है? Obviously ये एक plural noun है। क्योंकि ये एक plural noun है इसीलिए relative pronoun के बाद आने वाली verb भी कैसी होगी, plural ही होगी। तो आपका जो विच है इससे अभी अभी जो मैंने आपको रूल बताया था कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है उसके एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग ही वर्ब को सेटिस्फाई किया जाता है। अगर रिलेटिव प्रोनाउन का जो एंटीसीडेंट है वो सिंगुलर है तो हमारी वर्ब भी सिंगुलर होगी। अगर रिलेटिव प्रोनाउन का जो एंटीसीडेंट है वो प्लूरल है तो हमारी वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल होगी। दिस इज द रीजन वाई वी आर यूजिंग हेयर वर नॉट वॉज। तो ये सारे जो फंक्शंस होते हैं ये रिलेटिव प्रोनाउन के। We have few more example. Now look at this. This is the dog which barks at me. This is the dog which barks at me. अब यहाँ पे जो which है we are using it for the dog. Dog कोई living, dog कोई इंसान नहीं. It is not a person. Dog is an animal. And for animals we can use which. Okay. The food which they serve at cafeteria is very healthy. वो फूड जो उन्होंने कैफेटेरिया में सर्व किया था वो फूड बहुत हेल्दी था। अब यहाँ पे जो विच है वो फूड के लिए आ रहा है, और फूड को हम ऑफ कोर्स हम यहाँ पे नॉन लिविंग ही
फूड इज़ नॉट अ पर्सन, तो यहाँ पे फूड के लिए विच आ रहा है और विच दे सर्व एट कैफेटेरिया इज़ वेरी हेल्दी। अब यहाँ पर फिर से हम उस रूल को डिस्कस कर सकते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउंस का जो एंटीसीडेंट होता है उस एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग ही आगे की वर्ब को सेटिस्फाई किया जाता है। नाउ लुक एट दिस एग्जाम्पल, द फूड विच दे सर्व, विच हेयर इज अ relative pronoun and the antecedent is the food। अब जो the food है, food को of course हम plural नहीं मानेंगे, इसे क्या माना जाएगा, singular माना जाएगा। food यहाँ पे singular है तो आगे आने वाली verb भी कैसी होगी, singular होगी। तो ये कारण है कि हम यहाँ पर singular verb का यूज करते हैं क्योंकि relative pronoun के antecedent के according ही आगे की verb को satisfy किया जाता है। ओके, विच, अभी आपने देखा कि जो विच होता है ये आपका नॉन लिविंग चीज यूज किया जाता है। इसके अलावा क्या होता है, देखिए यहाँ पर आप देखिए, लुक एट दिस सेंटेंस नाउ, शी वाज सैड टू बी अनहैप्पी विथ हर न्यू रोल विच वाज एक्चुअली द अपोजिट। ऐसा कहा जा रहा था कि वो अपने नए रोल से नाखुश है, और ये जो कहा जा रहा था ये बात क्या थी, अपोजिट, एक्चुअली मतलब अपोजिट था उसका, ऐसा नहीं था कि वो नाखुश है, इनफैक्ट वो बहुत खुश थी। तो आपका जो सेंटेंस है वो क्या है, यहाँ पर ये जो विच आ रहा है ना, जो विच आ रहा है ये क्या है, ये इस पूरे के पूरे क्लॉज के लिए यूज किया जा रहा है। शी वॉज सेड टू बी हैप्पी विद हर न्यू रोल, रोल ऐसा कहा जा रहा था, वो अनहैप्पी, ऐसा कहा जा रहा था कि वो अपने नए रोल से बहुत खुश है, और ये जो कहा जा रहा था ना, विच वॉज एक्चुअली द अपोजिट, ये एक्चुअली अपोजिट था। अब यहाँ पे जो विच है ये इस पूरे क्लॉज के लिए किया गया है, और ऑब्वियसली ऐसा कहा जा रहा था, या जो भी कहा जा रहा था, जो भी बात कही जा रही थी कि वो अपने रोल से खुश है या नाखुश है, तो वो जो भी कहा जा रहा था उसे हम पर्सन तो नहीं मान सकते हैं। तो क्योंकि वो पर्सन नहीं होगा, वो तो कोई कही भी बात है, और जो कही भी बात होती है वो पर्सन नहीं होती, वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। तो उसके लिए भी हम क्या लगाएंगे, विच लगाएंगे। ओके, नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, he was believed to be struggling with his health, which is not true। he was believed to be struggling with his health, ऐसा माना जा रहा था कि वो अपने हेल्थ से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, मतलब उसकी हेल्थ जो है वो बिल्कुल भी फिट नहीं है और वो अपनी हेल्थ से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। और ये जो कहा जा रहा था ना, विच इज़ नॉट ट्रू, ये सही नहीं है। विच वॉज नॉट ट्रू, जो कि सही नहीं था। तो क्या सही नहीं था, ये जो कहा जा रहा था। और आप बताइए ये जो भी कहा जा रहा था क्या ये पर्सन है, क्योंकि ये पर्सन नहीं है इसीलिए हमने क्या लगाया है, विच लगाया है। तो यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि विच अपन नॉन लिविंग चीज़ों के लिए और जानवरों के लिए तो यूज़ करते ही हैं, साथ ही साथ में हम विच जो है इन कंडीशंस में भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसा माना जा रहा था, ऐसा कहा जा रहा था, ऐसा माना जाता है, इस तरीके की चीज़ों में भी हम विच का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कहा जा रहा था, जो भी बिलीव किया जा रहा था, तो वो जो चीज़ें हैं वो एब्स्ट्रैक्ट केस होती हैं, वो पर्सन्स नहीं होते। और जहाँ कहीं भी पर्सन्स नहीं होते हैं वहाँ पर हु नहीं होता है, विच होता है। तो दिस इज ऑल्सो हाउ यू कैन यूज रिलेटिव प्रोनाउन विच। अब यहाँ पे जो विच आया है ये यहाँ पे पूरे इस क्लॉज को क्या कर रहा है, पूरे इस क्लॉज के लिए यूज किया जा रहा है, जो कि सही नहीं था, विच इज नॉट ट्रू। So this is also how you can use the relative pronoun which। Now we have the next slide। which का यूज जो होता है वो सिर्फ नॉन लिविंग चीजों या पर्सन्स को ही दिखा, बल्कि विच का शो जो है, विच का यूज जो है हम चॉइस दिखाने के लिए भी कर सकते हैं। विच का यूज हम चॉइस दिखाने के लिए भी कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, आपने देखा कि केबीसी में जब भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वो हमेशा ये बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग एथलीट्स वन द कॉम्पिटिशन, विच ऑफ द फॉलोइंग। आपके जो एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं वो हमेशा से ही तो स्टार्ट होते हैं, क्योंकि आप विच का यूज करके आप उनसे चॉइस पूछते हैं कि इनमें से कौन सा। तो विच जो है वो नॉन लिविंग और एनिमल्स को तो दिखाता ही है, साथ ही साथ में विच जो है वो चॉइस को भी दिखाता है। इसी बात को और ज़्यादा एक्सप्लेन, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ओके, नाउ लुक एट द फर्स्ट एग्जाम्पल, द मैनेजर नोज हु विच एम्प्लॉय इज बेस्ट सूटेड फॉर द प्रमोशन। अब ये वाला जो सेंटेंस है, यहाँ पे एम्प्लॉय ऑब्वियसली एक पर्सन है, ऑब्वियसली एक पर्सन है, बट फिर भी हम यहाँ पे हु की जगह किसका यूज करेंगे, विच का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बात चॉइस की हो रही है। मैनेजर को पता होता है कि कौन सा एम्प्लॉय जो है बेस्ट सूटेड है प्रमोशन, कौन सा एम्प्लॉय मतलब उसके पास में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं, एम्प्लॉयज की पूरी उसके पास में एक एक लिस्ट होगी,
उन सभी में से कौन सा। तो यहाँ पर ये जो विच है ये चॉइस को दिखाता है, और जब कभी भी चॉइस की बात आती है तो हम विच का यूज करते हैं। हाँ, अगर यहाँ पे चॉइस की बात नहीं करी हुई हो तो हम हु का यूज कर सकते थे। जैसे दिस इज द एम्प्लॉय हु डिजर्व्स द बेस्ट। लुक एट द एग्जाम्पल, आई एम राइटिंग एन एग्जाम्पल हियर। दिस इज द एम्प्लॉय, दिस इज द एम्प्लॉय हु डिजर्व्स द बेस्ट। दिस इज द एम्प्लॉय हु डिजर्व्स द बेस्ट। अब इस सेंटेंस के अंदर यहाँ पर मैंने एम्प्लॉय के लिए हु लिखा है, यहाँ पर चॉइस की बात नहीं हो रही। यहाँ पर इनफैक्ट मैं इस एम्प्लॉय नाउन को डिस्क्राइब कर रही हूँ कि यही वो एम्प्लॉय है जो कि बेस्ट डिजर्व करता है। लेकिन इस सेंटेंस के अंदर चॉइस की बात हो रही है कि यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि मैनेजर को पता है कि इतने सारे एम्प्लॉयज में से कौन सा ऐसा एम्प्लॉय है जो कि बेस्ट डिजर्व करता है प्रमोशन। तो जब कभी भी चॉइस की बात होगी तो हम विद का यूज करेंगे, बट जब विदाउट चॉइस वाले सेंटेंसेस होंगे इस तरीके के तो हम हु का यूज करते हैं, क्योंकि पर्सन के लिए हु का यूज किया। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, the next example is, the teacher can see who which student is struggling with the problem. The teacher can see who student is struggling. No, it is inappropriate. It is which student is struggling with the problem. टीचर को पता होता है कि इतने सारे स्टूडेंट से कौन सा ऐसा स्टूडेंट्स है, या कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जिसको मैथ की प्रॉब्लम आ रही है। तो अगेन यहाँ पे विच है वो चॉइस को दिखा। टीचर को पता होता है इतने सारे उसके स्टूडेंट, 10, 15, 20, 25 जितने भी हों, उनमें से कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जो कि मैथ प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है। तो यहाँ पे फिर से चॉइस की बात हो रही है। यहाँ पे हु है वो हम यूज़ नहीं कर सकते हैं स्टूडेंट के लिए। यहाँ पर हम जो है हु नहीं यूज़ करते सकते हैं स्टूडेंट के लिए, बल्कि हमें क्या करना होगा, विच का यूज़ करना होगा, बिकॉज़ इट इज़ शोइंग द चॉइस। ओके। The coach decides who player will start the game. No, it will be which player will start the game. क्योंकि यहाँ पर भी कोच के पास में कई सारे प्लेयर्स की क्या होगी, एक लिस्ट होगी। मे बी उन प्लेयर्स में 11 प्लेयर हो सकते, 12, 15, जितने भी प्लेयर्स हो सकते। तो इतने सारे प्लेयर्स में से कौन सा ऐसा प्लेयर होगा जो कि क्या करेगा, गेम को स्टार्ट करेगा, ये कोच डिसाइड करेगा। इसका मतलब यहाँ पर फिर चॉइस की बात हो रही है, जिसमें हमें कई सारे प्लेयर्स में से एक प्लेयर को चुनना है। तो जब कभी भी चॉइस की बात होगी तो विच का यूज करा, हु का यूज नहीं करा जाएगा। हु का यूज सिर्फ तब होगा जब हम किसी नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखो, दिस इज द प्लेयर, दिस इज द प्लेयर हु प्लेज वेल, दिस इज द प्लेयर हु प्लेज वेल। ओके, हियर आई एम यूजिंग हु फॉर प्लेयर। यहाँ पर इस एग्जाम्पल के अंदर आई एम यूजिंग हु फॉर द प्लेयर, एंड इन दिस एग्जाम्पल आई एम यूजिंग विच फॉर प्लेयर, क्योंकि दोनों सेंटेंसेस में अंतर है। इस वाले सेंटेंस में प्लेयर नाउन को डिस्क्राइब करा गया है कि ये वो प्लेयर है जो बहुत अच्छा खेलता है, और जब कभी भी हम किसी नाउन को डिस्क्राइब करते हुए आगे का क्लॉज बनाते हैं तो हु का यूज करते हैं। बट यहाँ पर प्लेयर को डिस्क्राइब नहीं करा गया है, बल्कि यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि कोच ने कई सारे प्लेयर्स में से एक प्लेयर को चुना, मतलब सिलेक्शन की बात आ रही है। और जब कभी भी सिलेक्शन या चॉइस की बात आती है तो वी डोंट गो फॉर हु, वी गो फॉर विच, इवन इफ वी हैव अ पर्सन एज अ नाउन। ओके, नेक्स्ट देखिए, द कस्टमर चूजेस विच प्रोडक्ट टू बाय बेस्ड ऑन द रिव्यू। ऑब्वियसली आप जो है, आप किस बेसिस के ऊपर किसी भी प्रोडक्ट को चुनते हैं, वो जो आपका बेसिस होता है, जो आधार होता है, वो होता है रिव्यूज का। अगर रिव्यूज अच्छे होते हैं तो हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स में से कोई एक प्रोडक्ट चुन लें। यू मस्ट हैव गॉन फॉर Amazon शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग एंड ऑल। तो वहाँ पे कितने सारे प्रोडक्ट्स आपके लिए अवेलेबल होते हैं, बट वी हैव टू चूज वन फ्रॉम अमंग ऑल दोज प्रोडक्ट्स, राइट। हमें उनमें से कोई एक प्रोडक्ट चुनना, तो हमें फिर से क्या करना होता है, सिलेक्शन करना। और जब कभी भी सिलेक्शन करना हो, चॉइस करनी होती है, तो हम विच का यूज करते हैं। यहाँ पर भी जो कस्टमर है उसके पास में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। अब नाउ ऑन द बेसिस ऑफ द रिव्यूज के क्या क्या रिव्यूज आए हैं उन प्रोडक्ट्स के, उस आधार पे वो कोई एक प्रोडक्ट को चुनेगा। और जहाँ कहीं भी सिलेक्शन है, चॉइस है, बहुतों में से कोई एक को चुना जाता है, तब हम किसका यूज करते हैं, विच का यूज करते हैं। इसलिए यहाँ पर विच का यूज किया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका जो है, द डॉक्टर डिटरमाइंस विच ट्रीटमेंट
इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर द पेशेंट। जो डॉक्टर है वो ही डिटरमाइन कर कि कौन सा ट्रीटमेंट एक पेशेंट के लिए बेस्ट रहेगा। सबसे पहली बात तो विच यहाँ पर इसलिए भी सही है, ट्रीटमेंट जो है वो नॉन लिविंग, इट इज़ नॉट लिविंग। लिविंग के लिए हु यूज़ किया जाता है। और दूसरा, जब आप इस सेंटेंस को ऑब्जर्व करेंगे तो यू विल फाइंड दैट दिस सेंटेंस इज ऑल्सो शोइंग द चॉइस। यहाँ पर भी तो चॉइस की बात हो रही है, क्योंकि डॉक्टर के पास में बहुत सारे ट्रीटमेंट, बहुत सारी मेडिसिन, बट डॉक्टर चॉइस करता है कि इनमें से कौन सी मेडिसिन आपको दी। इतने सारे जो ट्रीटमेंट्स हैं, उनमें से कौन सा ट्रीटमेंट आपको दिया जाना चाहिए। और जब कभी भी बहुत सारी चीज़, कोई एक चीज़ को चॉइस किया जाता है, कोई एक चीज़ को सेलेक्ट किया जाता है, तो हम उस समय विच का यूज़ करते हैं। इसलिए आपका यहाँ पे विच यूज़ हुआ है। अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, तो आपका रिलेटिव प्रोनाउन होता है, जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो हमेशा अपने एंटीसीडेंट के आधार पे ही चुना जाता है। अब यहाँ पे जो विच है, इसका एंटीसीडेंट क्या है? यहाँ पर द डॉक्टर डिटरमाइंस विच ट्रीट। अब यहाँ पर जो विच है, विच जो है यहाँ पर इसको एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग नहीं, आप यहाँ पे देखिए इस विच को हमने ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग चूज। ट्रीटमेंट जो है यहाँ पर चॉइस को शो कर रहा है, ठीक है। तो आप देखिए विच के बाद में ट्रीटमेंट आया है, विच ट्रीटमेंट इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर पेशेंट। यहाँ पे जो इज है ये ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। ट्रीटमेंट जो है सिंगुलर है, तो हमारी वर्ब भी कैसी हो जाएगी, यहाँ पे सिंगुलर हो जाएगी। इसी तरह से आपका जो ये विच प्रोडक्ट है, विच प्रोडक्ट जो है ना, ये यहाँ पर भी प्रोडक्ट क्या है आपका, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। और यहाँ पर भी प्लेयर आपका सिंगुलर है। अगर इनके आगे कोई वर्ब होती तो उसको हम सिंगुलर ही मानते, क्योंकि हमारे जो यहाँ पे नाउन है वो भी सिंगुलर है। तो इस तरह से विच का यूज किया जाता है। विच जो है आपका चॉइस को भी शो करता है, और विच जो है अपने एंटीसीडेंट से रिलेट करके आगे वाली वर्ब को भी सेटिस्फाई करने का काम करता है। इस वाली स्लाइड्स में आपने देखा कि विच किस तरह से चॉइस को शो करता है, किस तरह से चॉइस को शो करते समय हमें विच का यूज करना चाहिए। और जो प्रीवियस स्लाइड्स आपने देखी, उनके अंदर आपने क्या देखा था, उनके अंदर आपने देखा था कि विच किस तरह से आपका नॉन लिविंग चीजों के लिए आता है। गिफ्ट यहाँ पे नॉन लिविंग था, रेस्टोरेंट यहाँ पे नॉन लिविंग था, फ्लावर्स यहाँ पे नॉन लिविंग, डॉग जो है जानवर है, फूड यहाँ पे नॉन लिविंग था। तो और यहाँ पर आपने ये भी जो क्लॉज होते हैं उनके लिए भी हम विच का यूज कर सकते हैं। और यहाँ से आपने ये देखना शुरू किया था कि किस तरह से विच वर्ड को हम चॉइस दिखाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो ये सारे यूज आपने विच के बारे में पढ़े, ठीक है। तो इस तरह से आपको पता चलेगा कि विच को हम किस तरह से यूज करते हैं। विच जो है नॉन लिविंग के साथ में और चॉइस के साथ में यूज किया जाता है। नाउ वी आर मूविंग अहेड टुवर्ड्स द नेक्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन, दैट विल बी योर हुज। अब आपका जो नेक्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन है वो हुज है। रिलेटिव प्रोनाउन में हम हु कर चुके हैं, और हु की जो ऑब्जेक्टिव केस होता है हुम भी कर चुके हैं, विच भी कर चुके हैं। और अब आपके पास में आता है हुज। हुज जो होता है वो क्या होता है, हुज जो है वो हमेशा आपका पोजेशन को दिखाता है। हुज का मतलब ही क्या होता है, जिसका या किसका होता है। हुज हमेशा पोजेशन या ऑनरशिप को दिखाता है ना। जैसे आपने कुछ सेंटेंसेस सुने होंगे, हुज बुक इज दिस। तो हुज बुक इज दिस का मतलब क्या होता है, ये किसकी बुक है ना। हुज बुक इज दिस, हुज पेन इज दिस, हुज बैग इज दिस। तो हुज हमेशा जो पोजेशन या ऑनरशिप को शो करने का काम करता है। अब अ, यहाँ पर आप देखें किस तरह से रिलेटिव प्रोनाउन हुज को यहाँ पे यूज करा है। आप देखिए यहाँ पे लुक एट द फर्स्ट सेंटेंस, द स्टूडेंट whose book was lost received a new one from the teacher. वो स्टूडेंट जिसकी बुक खो गई थी। नाउ व्हाट इज whose book here? यहाँ पर जो whose book है वो स्टूडेंट के लिए आ रही है। मतलब वो स्टूडेंट जिसकी किताब खो गई थी, वो स्टूडेंट जिसकी किताब, द स्टूडेंट whose book was lost received a new one from the teacher. अब यहाँ पे जो whose है वो स्टूडेंट का पोजेशन दिखाने के लिए किया जा रहा है कि वो स्टूडेंट जिसके पास में एक बुक थी जो कि खो गई थी, उसे दोबारा मिल गई। तो यहाँ पर whose स्टूडेंट के लिए आ रहा है, स्टूडेंट whose book was lost. Okay, now the next sentence, the woman whose car was stolen filed a police report. अब यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि देखो यहाँ पर इसको इस तरह से पढ़िए, द वुमेन फाइल्ड अ रिपोर्ट, द वुमेन फाइल्ड अ पुलिस रिपोर्ट। एक वुमेन ने पुलिस रिपोर्ट फाइल करी। कौन थी ये वुमेन? ये वो वुमेन थी whose car was stolen। ये एक क्लॉज आपका अलग बन गया, whose car was stolen।
तो द वुमेन फाइल्ड अ पुलिस रिपोर्ट, किस वुमेन ने रिपोर्ट फाइल करी? हुज कार वॉज स्टोलन, जिसकी कार चोरी हो गई थी। तो यहाँ पे जो हुज वर्ड है, ये हुज वर्ड अगेन वुमेन का पोजेशन दिखा रहा है कि वो वुमेन जिसकी कार, अब ये हुज कार वॉज दिस कार वॉज ऑफ दिस वुमेन, राइट। तो वुमेन का पोजेशन दिखाने के लिए हमने हुज कार का यूज करा है। तो वो वुमेन जिसकी कार चोरी हो गई थी, उसने एक पुलिस रिपोर्ट फाइल करी। तो इस तरह से आपने इन दो एग्जाम्पल्स में देखा, हुज जो है पोजेशन को शो करता है, और अगर हुज शब्द का हिंदी ट्रांसलेशन किया जाए तो वो जिसका या किसका होता है, ठीक है। हुज जो है वो आप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में भी यूज करते हैं, उसमें भी आप क्या करते हैं, हुज को पोजेशन दिखाने के लिए ही करते हैं। हुज का पोजेशन ही तो दिखाते हैं हुज की हेल्प से। जैसे एक एग्जांपल देखिए, हुज पेन इज दिस। अब आप यहाँ पर ये पूछ रहे हैं इस पेन का ऑनर कौन है, इस पेन को कौन पजेस करता है, इसका ऑनर कौन है। तो हुज को जब आप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में यूज करते हैं तो उसमें भी पोजेशन की बात की जाती है, और यहाँ पर जब आप इनको इस तरह से यूज कर रहे हैं, यहाँ पर भी तो पोजेशन की बात हो रही है। द वुमेन हुज कार वॉज स्टोलन फाइल्ड अ पुलिस रिपोर्ट। वो वुमेन जिसकी कार चोरी, उस वुमेन ने रिपोर्ट फाइल करी। नेक्स्ट इज द ऑथर हुज नॉवल वन द अवार्ड गैव अ स्पीच सेरेमनी। अब देखो यहाँ पे द ऑथर गैव अ स्पीच एट द सेरेमनी, ये आपका एक मेन क्लॉज है कि एक ऑथर है जिसने सेरेमनी के समय एक स्पीच दी। अब ये ऑथर कौन था? हुज नॉवल वन द अवार्ड, जिसकी नॉवल ने अवार्ड जीता, ये वो ऑथर था। यहाँ पे जो हुज है, हुज नॉवल वन द अवार्ड, ये अलग क्लॉज है, और जो मेन क्लॉज है द ऑथर गैव अ स्पीच एट द सेरेमनी, ये एक अलग क्लॉज है। तो यहाँ पे जो हुज है ये यहाँ पे ऑथर के लिए यूज हो रहा है, क्योंकि पर ये ऑथर के पोजेशन को दिखा रहा है। कौन ऑथर के किस चीज ने प्राइज जीता था? ऑथर की नॉवल ने प्राइज जीता था। तो पोजेशन को दिखाने हुज का यूज किया जाता है। एक एग्जांपल और देखिए, द टीचर हुज क्लास वन द साइंस फेयर वॉज वेरी प्राउड ऑफ हर स्टूडेंट्स। यहाँ पर भी एक मेन क्लॉज है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। यहाँ पे जो मेन क्लॉज है, द टीचर वॉज वेरी प्राउड ऑफ हर स्टूडेंट, ये आपका मेन क्लॉज बनता है। जो एक टीचर थी वो अपने बच्चों पे बहुत प्राउड थी, वो अपने स्टूडेंट्स पे बहुत प्राउड थी, ठीक है। कौन सी टीचर प्राउड थी? वो टीचर हुज क्लास वन द साइंस फेयर, वो टीचर प्राउड थी जिसकी जिसकी क्लास ने क्या है, साइंस फेयर को जीता था। तो यहाँ पे हुज से हम फिर से टीचर के पोजेशन को शो कर रहे हैं कि वो टीचर बहुत प्राउड थी जिसकी क्लास ने साइंस फेयर को जीता। तो हुज के यूज से हमने फिर से टीचर के पोजेशन और टीचर की ऑनरशिप को दिखाया। हमने ये बताया कि ये जो क्लास थी इसके ऊपर पोजेशन किसका था? क्लास के ऊपर पोजेशन या अधिकार टीचर का था। सो दिस इज हाउ वी यूज हुज। फिर उसके बाद में नेक्स्ट देखिए, द एम्प्लॉय हुज आइडिया वाज सेलेक्टेड फॉर रिसीव्ड अ बोनस। वो एम्प्लॉय The employee whose idea was selected for implementation received a bonus। देखो यहाँ पर ऐसा होगा, the employee received a bonus। कौन से एम्प्लॉय ने कौन से एम्प्लॉय को बोनस रिसीव हुआ? वो एम्प्लॉय जिसका आइडिया सेलेक्ट हुआ था इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो फिर से यहाँ पे दो क्लॉज जुड़ रहे हैं, और यहाँ पर जो हुज है वो आपको एम्प्लॉय का पोजेशन बता रहा है। एम्प्लॉय यहाँ पर जो आइडिया जीता है इम्प्लीमेंटेशन के लिए, वो किसका आइडिया था? वो आइडिया था एम्प्लॉय का। तो एम्प्लॉय के पोजेशन को फिर से यहाँ पे हुज बता रहा है। तो इस तरह से आप हुज को पोजेशन या ऑनरशिप शो करने के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द आर्टिस्ट हुज पेंटिंग्स वर एग्जिबिटेड एट द गैलरी एंड इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। यहाँ पर भी दो क्लॉज है। पहला क्लॉज देखिए, The artist gained the artist gained international recognition। आर्टिस्ट को इंटरनेशनल सम्मान मिला। कौन सा था ये आर्टिस्ट? Whose paintings were exhibited at the gallery। ये वो आर्टिस्ट था जिसकी पेंटिंग को गैलरी में क्या किया गया था? एग्जिबिट किया गया था। एग्जिबिट का मतलब होता है टू शो, टू फ्लॉन्ट, प्रदर्शित करने को एग्जिबिट कहते हैं। तो यहाँ पर जो हुज है ये आर्टिस्ट के लिए आ रहा है, और यहाँ पर ये आर्टिस्ट का पोजेशन दिखा रहा है कि इन पेंटिंग्स का पोजेशन किसके पास में है? इन पेंटिंग्स का पोजेशन जो है आर्टिस्ट के पास में है। आर्टिस्ट की पेंटिंग्स थी ये। तो यहाँ पर भी यूज जो है आर्टिस्ट के ही ऑनरशिप को
The professor, whose research was published in a prestigious journal, was hailed as an expert. The professor was hailed as an expert. ये आपका क्या बन गया? एक मेन क्लॉज बन गया. The professor was hailed as an expert. प्रोफेसर को एक एक्सपर्ट कह करके सम्मानित किया गया. कौन था ये प्रोफेसर? Whose research was published in a prestigious journal. जिसकी रिसर्च को पब्लिश किया गया था एक प्रेस्टिजियस जर्नल के लिए. अब यहाँ पर भी जो वर्ड प्रोफेसर के पोजेशन को है कि जो ये जो रिसर्च थी किसकी थी? ये रिसर्च प्रोफेसर की. तो दिस इज हाउ यू कैन यूज whose to show the possession. Now look at this example. The athlete whose record was broken by a younger player congratulated the winner. The athlete congratulated the winner. This will be the main clause. The athlete congratulated the winner. कौन था ये एथलीट जिसने विनर को कॉन्ग्रेचुलेट करा? Whose record was broken by a younger player. ये वो एथलीट था जिसका रिकॉर्ड तोड़ दिया गया था एक यंगर प्लेयर के द्वारा. तो फिर से यहाँ पे जो रिकॉर्ड है ये किसका रिकॉर्ड था? ये रिकॉर्ड एथलीट का था. और क्योंकि इस रिकॉर्ड के ऊपर पोजेशन एथलीट का था, क्योंकि ये रिकॉर्ड था इसकी ऑनरशिप एथलीट के पास में थी, इसीलिए हमने वो पोजेशन और ऑनरशिप दिखाने के लिए यहाँ पर हुज का यूज करा है. तो हर सेंटेंस में हुज आपका पोजेशन और ऑनरशिप को ही तो दिखा रहा है. सो दिस इज हाउ यू कैन use whose in the different sentences. Okay, and the last example of the day, the scientist whose discovery led to a breakthrough medical treatment was awarded a Nobel Prize. अब यहाँ पे बताया है साइंटिस्ट जो है उसको अवार्ड दिया गया था नोबेल प्राइज. ये कौन था साइंटिस्ट? whose discovery led to a breakthrough in medical. breakthrough एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है सफल हो जाना. तो वो साइंटिस्ट जिसकी डिस्कवरी सफल हुई थी मेडिकल ट्रीटमेंट में, उस साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज दिया गया था. अब यहाँ पर जो डिस्कवरी है ये किसने की थी? ये डिस्कवरी साइंटिस्ट ने की थी. इसका मतलब डिस्कवरी का जो पोजेशन है वो साइंटिस्ट के पास में है. डिस्कवरी की ऑनरशिप साइंटिस्ट के पास में, इसने ये डिस्कवरी की. तो इसके पोजेशन और इसकी ऑनरशिप को के लिए हम whose का यूज करा है. So only this much in today's session. Today we studied a lot of things like what is who pronoun, what is which, what is whom, and what is whose. Who is for subjective case, whom is for objective case. We use which for non-living and animals, and we use whose to show the possession and the ownership also. Thank you very much.